देखो, चैप्टर का नाम है एडवांस रूलिंग। पहले आराम से देखो ये होता क्या है। ये कनेक्टेड है हम लोगों का जीएसटी से। अब जीएसटी में ये क्या है, सोचो कि हम लोगों के ऊपर कोई डिमांड आ गया है। डिमांड आने का मतलब होता है नोटिस, डिमांड नोटिस। हम लोगों के घर एक नोटिस आ गया है कि हम लोगों ने जीएसटी कम पे किया है, या फिर कोई कस्टम ड्यूटी है वो हम लोगों ने कम पे किया है। अब ये जो नोटिस हम लोगों को आ गया है, इसके ऊपर हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक एकदम सिंपल चीज है, अपील फाइल कर दो, मतलब कोर्ट में अपील कर दो। कि हम लोग प्रॉपर एक चैप्टर अपील वो भी पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। हेलो। बट इसका, हाँ, ठीक है तो ना अभी? हाँ, तो और एक तरीका है कि हम लोग अपील कर ले। अपील करना मीन्स कोर्ट के पास जाना, कमिश्नर के पास जाना और कंप्लेन प्लेस करना। बट हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? तुम लोग बोलोगे क्यों दूसरे रूट में जा रहे हैं, मैम अपील कर देंगे। हम बोलेंगे कि अपील करने का एक्चुअली एक तो बहुत लॉन्ग रूट है, सिंपल नहीं है अपील करना। कोर्ट वोट के मैटर में अगर कोई जाता है तो ये सबको पता है कि वो एक छोटा चीज है नहीं। और दूसरा, अगर अपील किए और हम लोग के अगेंस्ट में आया और इनकम टैक्स अथॉरिटी के फेवर में आया, तो हम लोगों के ऊपर हाई इंटरेस्ट लगेगा और हाई पेनल्टी लगेगा। इसलिए किसी भी डिमांड नोटिस के बाद लोग अपील में जाना सही नहीं समझता है। रीजन देखना होगा, रीजन क्या है, नोटिस क्यों आया था। नोटिस एक बहुत छोटे बात के लिए आया था कि हम लोगों ने ड्यूटी कम पे किया है। अब मेरे को एक्चुअली पता है, मेरे को लग रहा है कि शायद हम वैल्यू ही गलत कैलकुलेट किए होंगे, इसलिए गलती से मेरे से कम पे हो गया है। हम इंटेंशनली नहीं किए थे, हम इवेशन नहीं किए थे, अवॉइडेंस हुआ था। इवेशन का मतलब होता है जानबूझकर टैक्स चोरी करना, और अवॉइडेंस का मतलब होता है गलती से मेरे से छूट गया, अवॉइड हो गया। तो हमको मन के अंदर पता है कि ये टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेशन नहीं। तो गलती मेरा है नहीं, हम अपील करेंगे, हमको नहीं जाना, तो हम जाएंगे एडवांस रूलिंग में। बहुत सारा रीजन मिल गया। एक तो एडवांस रूलिंग छोटा प्रोसेस है, अपील में जाना बड़ा प्रोसेस है। दूसरा, वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, अगर उसमें गए और हार गए तो मेरे ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाई पेनल्टी लगेगा। एडवांस रूलिंग में मेरे ऊपर कुछ नहीं लगेगा। तो बेसिकली हम एडवांस रूलिंग में गए। अब एडवांस रूलिंग में जाना होता क्या है? एडवांस रूलिंग मतलब हमको कोई क्वेश्चन है और हम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, अथॉरिटी से पूछ रहे हैं कि अगर मेरा वैल्यू इतना था तो उसके ऊपर तो इतना ही ड्यूटी देना था ना। मेरे को अगर कुछ डाउट है अपने टैक्स में तो हम वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे को कोई सवाल, जैसे अगर हम लोग कॉलेज का फॉर्म भरते हैं और हम लोग का कोई क्वेश्चन रहता है, तो एग्जैक्टली जाना किसके पास है, वो है यहाँ पे एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग के लिए जा रहे हैं, किसके पास जाएंगे? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। तो इसको हम लोग कहते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में अगर क्वेश्चन है मेरा, जिसके लिए मेरे को डिमांड नोटिस आ गया है, और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस चीज में गलत थे, हम तो ये किए थे, ये नहीं करना था, ऐसा कुछ पूछना है, तो कहते हैं हम एडवांस रूलिंग में जा रहे हैं। अब एडवांस रूलिंग में जिन लोगों को ये पोजीशन दिया गया है कि कोई भी डाउट हो, एडवांस रूलिंग करना है तो मेरे पास आना, उसको कहते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, मतलब AAR। हम लोग किसके पास जाएंगे? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे और बोलेंगे मेरा ये क्वेश्चन है। अब बात ये आता है कि इन लोगों के पास हम लोग गए। अब इन लोग के पास जाने के बाद मेरे दिमाग में है कि
कौन जा सकता है, कितने अमाउंट के लिए जा सकता है, मतलब कौन जाएगा, तब इसके लिए हम लोग को छोटी छोटी बातों को पढ़ना होगा। हाँ, तो यहाँ पर है मीनिंग। हाँ, डेफिनेशन वगैरह डिक्टेट करेंगे आप या? हाँ, मीनिंग ऑफ एपिलेट अथॉरिटी। It means the appellate authority for advance ruling for advance ruling referred to in section 99। उसके बाद बोल रहा है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ये तो हम लोग को पता है कि जो अप्लाई करता है उसको कहते हैं, बट इट मीन्स एनी पर्सन registered or desirous of obtaining registration। जो वो लोग के पास अप्लाई करता है कोई भी चीज के डाउट के लिए, जैसे मेरे को कोई चीज पूछना है तो हम पूछेंगे, तो इसके लिए मेरे को पहले वो लोग का एप्लीकेंट बनना होगा। मतलब अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है हम लोगों का जो हम पूरा नोट्स दिए हैं वो तो तुमको एग्जाम में उस तरह प्रेजेंट करना है आंसर, बट शॉर्ट में रिवीजन के लिए क्या जानना है कि हु कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हम तुम कोई भी। इसके लिए नंबर 1, अ नॉन रेसिडेंट who has undertaken or to undertaken a transaction in India। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन किया है, उसको कुछ खास आइडिया नहीं है यहाँ के रूल्स के बारे में, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है जाके एडवांस रूलिंग में। अगर उसका कोई क्वेरी है तो वो इससे जाके पूछ सकता है कि हम ये ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या मेरा टैक्स लगेगा, अगर मेरा टैक्स लगेगा तो क्या इतना टैक्स लगेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जाकर एक नॉन रेसिडेंट पूछ सकता है। तो अब क्या एक नॉन रेसिडेंट ही पूछ सकता है, रेसिडेंट नहीं पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है। अ रेसिडेंट हु हैज अंडरटेकन अ ट्रांजैक्शन with a non-resident। जैसे कि अब एक रेसिडेंट है, हम लोग रेसिडेंट है, हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन किया है एक नॉन रेसिडेंट के साथ। अब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है हम लोग का, तो हम लोग पूछ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड कौन है, इंडिया से है, एक कंपनी है इंडिया की जो ट्रांजैक्शन कर रही है एक्स लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड यूएसए का है, तो ये रेसिडेंट है, ये ट्रांजैक्शन कर रहा है नॉन रेसिडेंट के साथ 10 लाख का, 10 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन है। अब उसको ये टैक्सेबल तो है, ये तो सबको पता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो टैक्सेबल तो होगा,
पर ये टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन, टीडीएस बेसिकली कटता है अंडर सेक्शन 195 जब भी एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट को कोई सर्विस या ट्रांजैक्शन करता है, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, तो टीडीएस कटता है 195 सेक्शन में। पर ये पूछना है इसको कि क्या हम लोग 195 सेक्शन में टीडीएस काट लें, मतलब यूएसए को जो पेमेंट हम लोग करेंगे उसमें क्या टीडीएस काट कर उसको पेमेंट करें, ऐसा कुछ अगर वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एक रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट के साथ होना चाहिए तो रेसिडेंट पूछ सकता है। नंबर 3, एप्लीकेशन कैन बी मेड टू डिटरमाइन, ये नोट्स सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के लिए है, वो नोट्स तुम्हारे लर्न करने के लिए है। application can be made to determine tax liability of a non-resident। हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकालने का तरीका हम लोग को पता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देंगे, 2.5 लाख से 5 लाख रहेगा तो 5% होगा, 5 लाख से 10 लाख होगा तो 20% देंगे, 10 लाख से अबव होगा तो 30% देंगे। पर अगर सोचो एक नॉन रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि वो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा, उसको कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा, उसको कुछ डाउट है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा ये पूछने के लिए वो एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। उसके बाद है और एक रीजन से रेसिडेंट, सोचो किसी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ उसको ऐसे ही कुछ पूछना है खुद, तो वो कब पूछ सकता है, जब कम से कम उसका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ऊपर का होगा तब। मतलब रेसिडेंट who has undertaken one or more transactions of value of rupees 100 crore or more in total। जरूरी नहीं है एक ही ट्रांजैक्शन उसका 100 करोड़ का होना चाहिए, वो 4-5 ट्रांजैक्शन मिलाकर भी अगर 100 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन कर चुका है तभी एक रेसिडेंट जाकर एडवांस रूलिंग से कुछ भी चीज पूछ सकता है, अगर वो पूछना चाहता है तो, अप्लाई करना चाहता है तो। उसके बाद है अगर एक नंबर 5 है, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पूछ सकता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैन अप्लाई। ठीक है, अब बोल रहा है इसके बाद ये सारा बात अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग जाएं तो क्वेश्चन है व्हेन इज एडवांस रूलिंग नॉट पॉसिबल, कब ये एडवांस रूलिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब कब ऐसा होगा कि वो लोग बोलेगा आप एडवांस रूलिंग नहीं मांग सकते, आप हम लोग से एडवांस में कोई भी सजेशन नहीं मांग सकते, ये कब होगा, जब मेरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी वहां पे पूछ चुके हैं और मेरा पेंडिंग है, वो लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो हम फिर से नहीं पूछ सकते। जैसे हम एक बार पूछ लिए हैं कि मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, हम इतने का ट्रांजैक्शन किए थे, मेरा जीएसटी क्या इतना पे लग जाएगा 5%, हमको कुछ ऐसा पूछना है और वो लोग इसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये बात पेंडिंग है, तो क्या हम फिर से पूछ सकते हैं? नहीं, इसलिए लिखा है when the question raised is already, when the question raised already हम एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, already pending before any
इनकम टैक्स अथॉरिटी, ऑलरेडी हम वो क्वेश्चन इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछ चुके हैं या फिर एपिलेट ट्राइब्यूनल से पूछ चुके हैं। और एनी कोर्ट, हम कहीं पर भी वही सेम क्वेश्चन कहीं पे, जैसे हम सोचो अपील कर चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट में, अब अपील करने के बाद हम एडवांस रूलिंग में जा रहे हैं, वही क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं एडवांस रूलिंग में, और जिसके लिए हम ऑलरेडी कोर्ट में जाके अपील कर चुके हैं, तो वैसे नहीं होगा। अगर अपील कर चुके हैं तो एडवांस रूलिंग में नहीं आ सकते, मतलब कोई भी चीज अगर ऑलरेडी रेज्ड है तो वो दोबारा रेज नहीं होगा। दूसरा है, अच्छा ऐसे में एक्सेप्शन क्या है? हेलो, हाँ, अब इसके बाद है कि when the question involves determination of fair market value of any property, प्राइमा फेसी का मतलब होता क्या है? प्राइमा फेसी का मतलब होता है जो सही मान लिया गया है, जब तक हम लोग उसको प्रूफ नहीं करेंगे वही सच माना जाएगा, उसको हम लोग प्राइमा फेसी कहते हैं। मतलब जब तक उस चीज को प्रूफ नहीं करोगे किसी एविडेंस देकर, तब तक हम लोग उसको सही मानेंगे, मतलब सिर्फ मुंह से बोलने से उसको नहीं माना जाएगा। तो when the question relates to a transaction which is designed prima facie, जिसको अथॉरिटी ने मान लिया है कि ये तुम्हारी गलती थी, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, तुमने अवॉइड ही किया था, मतलब इवेशन नहीं था, तुमने टैक्स चोरी नहीं किया है, बट तुमने टैक्स को इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, और ये मान लिया गया है, तब हम लोग जाकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तीन चीज है जो चीज एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकता। पर अब हम लोग का यहाँ पे बात आता है कि इसमें हम लोगों का एक्सेप्शन क्या है, मतलब ऐसा सब अगर कोई किया है फिर भी वो अप्लाई कर सकता है, तो उसको होना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो एफएमवी जानना चाहता है वो भी जान सकता है, अगर उसका ऐसा हो गया है तो भी वो जान सकता है, वो ऑलरेडी कहीं पे अप्लाई कर दिया है, अपील कर दिया है, फिर भी वो एडवांस रूलिंग में जा सकता है। सिर्फ है पब्लिक सेक्टर कंपनी, या फिर है ये पहला है, और दूसरा है एनी पर्सन undertaken an impermissible any person undertaken an impermissible avoidance arrangement। देखो, टैक्स अवॉइडेंस को हम लोग लीगल मानते हैं और टैक्स इवेशन करने पे हम लोग इलीगल मानते हैं। मतलब टैक्स इवेड करना मतलब टैक्स चोरी करना, और टैक्स अवॉइड हम लोग बोल देते हैं कि पता नहीं था, मतलब हम ये नोटिस नहीं किए। तो सोचो, कोई जानबूझकर, देखो अवॉइडेंस कोई गलत चीज नहीं है, अवॉइडेंस के ऊपर एक्शन उस तरह नहीं होता है, पर इवेशन करने पे एक्शन होता है। तो जो गार है, मतलब GAAR, गार जो है वो एंटी अवॉइडेंस मेजर निकाला है। मतलब अगर कोई बोल देता है कि हम अवॉइड हो गया था, मेरे को दिखा नहीं था, तो गार उसके ऊपर मेजर्स लेता है कि आपको दिखा नहीं था, मतलब ये वैलिड पॉइंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि अगर उसको शुरू से ही मान लिया गया है कि तुमने अवॉइड किया है, तुमने जानबूझ के ही, मतलब जानबूझ के नहीं, बट पहले से ही मान लिया गया है कि तुमने फिर अवॉइड हो गया है वो, तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि वो रियल में गलती ही था। तो जो पर्सन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कर लेता है, मतलब एंटी अवॉइडेंस मेजर ले लेता है गार के थ्रू, गार से ऑलरेडी परमिशन ले लेता है
कि मेरा एंटी अवॉइडेंस मेजर है, मतलब अगर मेरे से अवॉइडेंस हो जाए तो मेरे को कंसीडर किया जाए, गार्ड से परमिशन लेना पड़ता है, तो अवॉइडेंस मेजर उसके ऊपर नहीं लगता है। मतलब जैसे अवॉइडेंस जिसका हो जाता है कि तुमने टैक्स जानबूझकर कम दिया है या वैल्यू कम लिया है, ऐसा चार्ज लग जाता है, तो वो एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकता। पर जो एंटी अवॉइडेंस ले लेता है, एंटी मतलब हर चीज का कट, तो अगर वो कट ले लेता है कि नहीं तुम लोग अप्लाई, तो वो लोग यहाँ पे एक्सेप्शन है, जिसके पास एंटी अवॉइडेंस मेजर है गार्ड से परमिशन का, वो जाके एडवांस रूलिंग में अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आता है, कैन द एप्लीकेशन बी विथड्रॉन। अगर मैंने एक बार कोई एप्लीकेशन कर दिया है एडवांस रूलिंग में, कोई क्वेश्चन डाल दिया है, तो क्या अब मैं बोल सकती हूँ मुझे नहीं जानना, मैं बैक ले सकती हूँ? हाँ, एप्लीकेशन वंस मेड, अगर एक बार हम एप्लीकेशन कर दिए हैं, कैन बी विथड्रॉन, हम उसको विथड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन हम अप्लाई किए थे उस दिन से 30 दिन के अंदर हम उसको विथड्रॉन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं जानना, हम अपना एप्लीकेशन बैक ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है, कैन द एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड। हो सकता है कि वो मेरे को बोल दिया कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। हाँ, अभी हम रीजन दिए कि ये सब टाइप के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सोचो तुमने अप्लाई कर दिया एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू जानने के लिए, तो वो क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा ये बोलकर कि ये सब सवाल आप यहाँ नहीं पूछ सकते। तो इसका आंसर है यस, इट कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, पर जो भी रिजेक्शन होगा वो सामने वाले को रीजन बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजेक्ट कर दिया। और कौन ये ऑर्डर दिया है उसका एक कॉपी भी डेफिनेटली मुंह से तो नहीं बोलेगा, एक कॉपी भेजेगा हम लोग को। तो अ कॉपी ऑफ एवरी सच ऑर्डर शैल बी सेंट, मेरे को प्रॉपर ऑर्डर भेज देगा, बोथ टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को भी भेज देगा, एंड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जिसको हम अप्लाई किए थे, दोनों को क्यों भेज देगा? सोचो, प्रिंसिपल कमिश्नर जो था उसको हम बोल के रखे थे कि हम एडवांस रूलिंग में गए हुए हैं, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, ये बोल के हम प्रिंसिपल कमिश्नर को वेट करवाएंगे, तो वो प्रिंसिपल कमिश्नर को भी नोटिस भेज देगा कि इस एप्लीकेंट का हम लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, तो वो उसको भी भेज देगा। अब यहाँ तक तो एग्जाम के लिए जो पढ़ना है वो एडवांस रूलिंग का डेफिनेशन होना चाहिए जो प्रॉपरली गिवन है। 245 क्यू में दिया हुआ है एप्लीकेशन टू एएआर, मतलब कैसे उस अथॉरिटी को करते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें क्लियर बात सारा लिखा हुआ है। ये जो हम लोग एप्लीकेशन करता है वो 245 क्यू सेक्शन में करता है। नॉन रेसिडेंट कर सकता है, रेसिडेंट कर सकता है, पर अच्छा वो टर्म में याद नहीं रह रहा है तो ये टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिडेंट भी कर सकता है, पर इस रीजन से। दूसरा है रेसिडेंट टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए भी कर सकता है, जो हम एक और पॉइंट लिखे थे। हाँ, ये टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए भी कर सकता है, 100 करोड़ वाला पॉइंट भी हम लिखे हैं, तो इस रीजन से भी वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
हर हाल में अप्लाई कर सकता है, कोई भी रीजन हो। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मेक एन एप्लीकेशन, 245 में बोल रहा है एप्लीकेशन कैसे करना है। मेक एन एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर स्टेटिंग क्वेश्चन ऑन विच रूलिंग इज सॉल्व्ड। Application can be withdrawn within 30 days from date of application. Application shall be quadruplicate, क्या होता है, 3 जन को भेजा जाता है। यहाँ पर एक तो भेजा 3 कॉपी रहता है उसका, एक एप्लीकेंट के पास, एक प्रिंसिपल कमिश्नर के पास और एक एडवांस रूलिंग के पास, 3 कॉपी बनता है उसका। फिर है हम लोग का फीस। फीस हम नहीं लिखे हैं, ये नोट्स में ही है, देख लो। पब्लिक सेक्टर कंपनी है अगर, तो उससे फीस लेगा बोलो 10,000। अगर मेरा ट्रांजैक्शन 100 करोड़ तक है तब फीस लगेगा 2 लाख। अगर 100 करोड़ से 300 करोड़ तक मेरा ट्रांजैक्शन है तो लगेगा 5 लाख रुपीस। 300 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो लगेगा मेरा 10 लाख रुपया फीस। अब 245 आर में बोला गया है प्रोसीड्योर। अब हम एडवांस रूलिंग में जाएंगे कैसे, मतलब ये तो हम लोग को पता है कि एक एप्लीकेशन करेंगे, बट कैसे। AAR shall forward a copy of application to CIT। मतलब जब हम लोग अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ये देते हैं अपना लेटर, AAR को देते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो वो इसको दे देता है CIT को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको ये दे देता है, या फिर PCIT, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, to ascertain whether the case is pending or not, if necessary call for the record। pending मतलब हम बोले थे अगर ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है कहीं और पे, मतलब ये सब जगह पे, तो ये वो चेक करता है अगर कहीं पेंडिंग है या नहीं। AAR may allow और रिजेक्ट एप्लीकेशन। अब वो क्या करेगा, या तो मेरा एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास क्यों भेजता है, पेंडिंग है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो इसको हम पेंडिंग चेक लिख ले रहे हैं, पेंडिंग चेक करने के लिए। दूसरा है फिर AAR क्या करता है, अगर ठीक है मतलब पेंडिंग नहीं है कहीं, तो वो चेक करता है कि इसको रिजेक्ट करना है या नहीं, मतलब कोई और रीजन तो नहीं है। मतलब वो चेक करता है पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो ठीक है, दे देगा, अलाउ कर देगा। इन केस ऑफ अदर एसएसी, अगर ऑलरेडी केस पेंडिंग है कहीं और तो फिर कैंसिल कर देगा। क्वेश्चन क्या, फेयर मार्केट वैल्यू को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से रिलेटेड है तो रिजेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे हम लोग का ट्रांजैक्शन डिजाइन प्राइमा फेसी है तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो 4 रीजन है जहां पे वो कैंसिल कर देगा। इफ द एप्लीकेशन इज अलाउड, हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, 4 रीजन है। हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले। रिजेक्ट करता है तो 4 रीजन है जिस रीजन से वो कर सकता है। एक्सेप्ट करता है तो इफ द एप्लीकेशन इज अलाउड, then AAR shall pronounce its ruling within 6 months from the date of receipt of application of assessee। तो 6 महीने के अंदर मेरे को आंसर मिल जाएगा, मतलब 6 महीना मेरे को वेट करना होगा। कॉपी ऑफ रूलिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू assessee एंड CIT। जैसा कि हम बोले जो भी हो, रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, वो कॉपी एप्लीकेंट के पास और PCIT या CIT के पास चला जाता है। इफ एप्लीकेशन इज मेड बाय PSU, मतलब अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट ने किया है, देन IT अथॉरिटी shall not proceed further, means it will wait for the decision of AAR। अगर PSU है तो AAR डिसीजन लेता है, और इन लोग के केस में AAR तो लेता ही है, CIT PCIT ये लोग सब कोई डिसीजन लेता है। इसके बाद है 245S में एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिंग, मतलब बाइंडिंग, ये बहुत जरूरी है, ये जान लो। बाइंडिंग मतलब किस, मतलब अगर वो मतलब अगर देखो, या तो ये जो हम एडवांस रूलिंग में अपना एप्लीकेशन डाले हैं, एक जन इसमें जीतेगा एक जन हारेगा। अगर मेरे फेवर में ये डिसीजन होता है तो एडवांस रूलिंग वाला अथॉरिटी हारेगा, मतलब उसके अगेंस्ट में जाएगा डिसीजन, जिसके भी अगेंस्ट में, और अगर वो जीतेगा तो मेरे अगेंस्ट जाएगा। अगेंस्ट में जाना मतलब अग्रीव्ड पार्टी। अगर हम अप्लाई किए थे तुमसे रिलेटेड कि तुम
तुमको हम ये तुमको मतलब मेरे को डिमांड नोटिस कौन भेजा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो मेरा फाइट किससे है? इनकम टैक्स अथॉरिटी से। हम अथॉरिटी से ये बात नहीं कर सकते कि मेरा को नहीं पता था इसका वैल्यू ये नहीं है, या मेरा कोई कंफ्यूजन है, ये हम इनकम टैक्स अथॉरिटी से बातचीत नहीं कर सकते। हमको बात करना है एडवांस रूलिंग से। अब अगर एडवांस रूलिंग मेरे को बोलता है कि नहीं आप ही गलत हो, आपको ये पता होना चाहिए था, आपने ये बिना मतलब अवॉइड किया है, क्लियर था आपकी ट्रांजैक्शन से कि आपका 20 लाख का ट्रांजैक्शन था, आपको ये बात क्लियर था, फिर भी आपने 18 लाख पे टैक्स दिया है। तो अग्रीव्ड पार्टी कौन है? हम अग्रीव्ड कहते हैं जिसका अगेंस्ट में हुआ। और सोचो वो दे देता कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि हाँ उसका खुद का ट्रांजैक्शन से ये क्लियर नहीं था कि उसको 20 लाख पे टैक्स देना है, इसलिए वो 18 लाख पे टैक्स दे दिया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी है। अब बाइंडिंग कौन है? मतलब इसके आगे हम और कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर एडवांस रूलिंग ने कह दिया है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने मतलब AAR ने, कि मेरे फेवर में डिसीजन है, तो बस ये बात बाइंडिंग है। तो बोथ द पार्टीज आर बाइंडिंग। मतलब इसके बाद आईटी अथॉरिटी भी मेरे ऊपर कोई और एक्शन नहीं ले सकता कि यहाँ तो वो हार गया वो कुछ और करेगा, वो ऐसा भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बोथ पार्टी आर बाइंडिंग। तो जजमेंट का मतलब रूलिंग है, यहाँ पे जो मेरे को बात बताया जाता है, जजमेंट पास होता है। शैल बी बाइंडिंग ऑन टू द एप्लीकेंट ओनली। दूसरा, टू द ट्रांजैक्शंस फॉर विच रूलिंग टेकन। तीसरा, इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ CIT। पर बाउंड कब तक है? कौन है? CIT तक, कमिश्नर तक। कमिश्नर से भी ऊपर का लोग बाइंडिंग नहीं है। कमिश्नर तक ये भी बहुत ऊपर का ही पोस्ट है। कहने के मतलब है कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, बस यही कहना है। तो इसमें कह रहा है कि 3 लोग बाइंडिंग है, एप्लीकेंट, वो ट्रांजैक्शन, मतलब उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आके अब और कोई मेरे को कुछ नहीं बोल सकता। तीसरा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। पर ट्रांजैक्शन को नहीं बोलते हैं हम लोग, 2 चीज बोलते हैं, हम भी और सामने वाला भी जिसने मेरे ऊपर डिमांड नोटिस किया था। तो रूलिंग नॉट बाइंडिंग इफ देयर इज चेंज इन लॉ और फैक्ट। अगर लॉ ही चेंज हो गया है तब कोई बाइंडिंग नहीं है। लॉ चेंज हो गया है मतलब पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही, कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है, तब तो अलग बात है। पर अगर लॉ सेम है तब तक हम लोग दोनों बाइंडिंग है और कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकते और कोई स्टेप नहीं ले सकते। इफ रूलिंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। हम जो एडवांस रूलिंग को स्टोरी बताए थे AAR को, वो अगर हम फ्रॉड में किए थे या मिस रिप्रेजेंटेशन किए थे, था कोई और पिक्चर, अपने अपना एक नया स्टोरी बना के चीजों को तैयार करके अगर अपने लिए डिसीजन लेने जैसा कुछ प्लानिंग किए थे, तो मेरा जो AAR होगा मे डिक्लेयर वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब इनिशियल, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड था, स्टार्टिंग से ही वो मतलब गलत था, हमको एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगा मेरे डिसीजन में। फिर आता है 245O। यहाँ पे है AAR किन किन लोगों को लेकर बनता है, मतलब कितना किसका एज होना चाहिए। चेयरमैन का मैक्सिमम एज 70 होना चाहिए, इस तरह पूरा है। और कौन कितने साल तक उस पोस्ट में रह सकता है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, ये जस्ट अपने लिए लर्न कर लो। चेयरमैन जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। जो वाइस चेयरमैन होता है वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। रेवेन्यू मेंबर जो होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए CBDT में या फिर CBEC में। लॉ मेंबर, इस तरह करके सबका अपना अपना दिया हुआ है, ये लर्न रखना और उसमें पूछ सकता है। इसके बाद एज सच ऐसा कुछ नहीं है। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, अगर चेयरमैन मर जाता है या रिजाइन कर देता है या किसी भी रीजन से उसका जगह खाली हो जाता है, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन होगा वो चेयरमैन की जगह पे अपॉइंट हो जाता है न्यू चेयरमैन बोलकर। मतलब चेयरमैन का पोजीशन किसको मिलता है? जो वाइस चेयरमैन में सबसे ऊपर पोजीशन पे होगा। If in case chairman is unable to discharge his function owing to absence, illness or other cause, सेम ही चीज है, अगर वो किसी रीजन से अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इलनेस है या कोई और रीजन है,
The senior most vice chairman shall discharge the function of the chairman until the date of which chairman resume his duty. सोचो, वो बस कुछ दिन के लिए बीमार हुआ है, रिजाइन नहीं किया है, मरा नहीं है, पर वो कुछ उसको बीमारी हो गया है, वो 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में है। तो उस हॉस्पिटल के पीरियड में जब तक वो बीमार है तब तक वाइस चेयरमैन ही उसके पोजीशन को संभालेगा, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग करेगा, सब कुछ करेगा, बट वो चेयरमैन नाम नहीं पाएगा, मतलब वो सिर्फ उसका काम करेगा, पोजीशन आज भी चेयरमैन का रहेगा। जब चेयरमैन ठीक हो जाएगा तो वो फिर आके अपना काम फिर से रेज्यूम करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा। जो हम केस स्टडी जैसा क्वेश्चन बोल रहे थे वो जून 2018 में आया है। इसमें बोल रहा है फ्राइड पेपर इंक FPI, a foreign company, is supplying frozen chicken to several Indian concerned, including LMN and company। मतलब जो FPI है ये नॉन रेसिडेंट है क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है, और ये ट्रांजैक्शन कर रही है LMN के साथ, जो कि एक रेसिडेंट कंपनी है, इंडियन कंपनी है। FPI has made an application to the AAR। FPI ने एप्लीकेशन किया है, मतलब एक नॉन रेसिडेंट ने एप्लीकेशन किया है AAR को for determination of the rate of tax to be applied on its total income arising from the said operations in India। वो फॉरेन कंपनी यहाँ पे AAR से पूछ रही है कि अगर वो ये जो ट्रांजैक्शन किया है इसके ऊपर मेरा टैक्स कितना लगेगा, अगर मेरा टोटल इनकम इतना हो जाता है तो, मतलब कितना भी टोटल इनकम रहे तो मेरा रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, वो ये पूछना चाहता है, इसलिए वो एप्लीकेशन किया है। LMN कंपनी हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द ITU, और इसने एप्लीकेशन किया है इनकम टैक्स ऑफिसर को। TDS word for determination of the rate of tax to be deducted at source from payment to be made। जब भी हम लोग किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो TDS काटना पड़ता है, पर इसको ये नहीं पता है कि अभी कितना टैक्स काटे, तो ये पूछ रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर से कि कितना TDS काटे। The AAR wants to reject the application of FPI। AAR चाहता है कि FPI का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। For that the matter is already pending before the income tax authority। वो बोल रहा है कि आपका मैटर ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। Is this stand tenable in law? मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा क्या? हम बता रहे हैं फिर से, आंसर भी इसी में हम दे देंगे। FPI एक फॉरेन कंपनी है जिसका ट्रांजैक्शन एक इंडियन कंपनी के साथ हो रहा है। अब फॉरेनर को नहीं पता है, वो नॉन रेसिडेंट जो है उसको नहीं पता है कि इंडिया में उसके इनकम पे उसको कितना टैक्स देना है। ये अर्न करने वाला है, ये मतलब ये अर्न कर रहा है और ये पे करने वाला इंसान है, तो ये अपना सोच रहा है कि अगर ये अर्न किया है तो ये कितना टैक्स देगा। इसको अपना टैक्स लायबिलिटी को लेके क्वेश्चन है कि इसका टैक्स रेट कितना होगा। इसको टैक्स रेट को लेके एक क्वेश्चन है कि हम कितना टैक्स दें। इसको नहीं पता है कि ये इसको पेमेंट देते वक्त इंडियन का काम होता है, रेसिडेंट का काम होता है TDS काट के दो। इसको नहीं पता है कि TDS कितना काटना है, TDS का रेट क्या होगा, ये इसको नहीं पता है। तो AAR इसका रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि ये मैटर ऑलरेडी ITO में है, मतलब इनकम टैक्स के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर तुम मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। इसका आंसर है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। क्यों? 2 रीजन है। क्योंकि वो NR है। पहला, वो ये सवाल इससे पूछ रहा है और इनकम टैक्स ऑफिसर के पास तो ये गया है, ऐसा तो नहीं है कि यही इसके पास भी चला गया और उसके पास भी चला गया है। इसका अपना क्वेश्चन है, इसका अपना क्वेश्चन है, दोनों अपना अलग अलग डिसीजन लिया है। ये सोचा ये एडवांस रूलिंग के पास जाएगा, ये सोचा ये अथॉरिटी के पास जाएगा इनकम टैक्स का। तो इसका 2 केस नहीं पड़ा हुआ है, इसका अपना एक ही केस है, पहला बात। दूसरा, ये नॉन रेसिडेंट है, ये पूछ सकता था, और ये अपना टैक्स रेट के बारे में पूछ रहा है जो ये पूछ सकता था। तो ये कोई भी कीमत पे उसका रिजेक्ट नहीं करेगा ये बोलकर कि तुम्हारा केस उसके पास पेंडिंग पड़ा है। इसका केस उसके पास पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द इशू इन्वॉल्व
सिंपली इसका आंसर होना चाहिए द इशू इन्वॉल्व इज कंसर्न with the admission or rejection of the application file before AAR. ठीक है, तो AAR rejects his application on the ground that application is already pending before any income tax authority in the above case. ये पहले हम लोग बता देंगे हुआ क्या, अब लिखेंगे in the above case no application had been filed by FPI to income tax authority. He filed only in AAR. With regard to question to the rate of tax applicable on the total income of the foreign company, hence it would not be proper reason to reject the application of the foreign company